Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about industrial sector in Pakistan. स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पाकिस्तान को शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना है 1947 से इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू पाकिस्तान में आ रहा है। अगर हम अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को ठीक कर लें, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाना शुरू हो जाएं खुद, छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे, तो हमारे मुल्क का बहुत से मसले जो होंगे वो हल होना शुरू हो जाएंगे। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब आप लोग कहो कि भाई इकोनॉमी इस टॉपिक में कहाँ से आकर, देखो इंडस्ट्री से हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा लिंक करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ ये चाह रही थी कि मैं इकट्ठा ही इनको थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स हम देखते हैं इकोनॉमी के और इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान के। सबसे पहले पाकिस्तान टोटल जीडीपी जो है वो क्या है, 341.5 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, ये पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो से हैं वो इस टोटल जीडीपी का 42% बना रहे हैं। और अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकेले इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, ठीक है, यहाँ मैंने FY 21 लिखा, मतलब कि फिजिकल ईयर 21 2000 2021 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो उस वक्त जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर था, ठीक है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी में, 28.11% जस्ट। कैन यू इमेजिन कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और आपकी इंडस्ट्रीज इतनी पीछे हैं कि वो आपकी जीडीपी में सिर्फ 28% कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। इसका मतलब है हम बहुत पीछे हैं, अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं हम दुनिया से। मैन्युफैक्चरिंग मेक्स अप 12.52, माइनिंग कॉन्स्टिट्यूट्स 21.8%। ठीक है, अब देखो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ अलग हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ अलग हैं, वो मैं अभी आपको आगे समझाती हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाली एनर्जी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अलग है, कंस्ट्रक्शन वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब अलग हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो अ, ये इस 28% में वो 12.52% कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, और इस 28% में 2 पॉइंट समथिंग माइनिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट्स कर रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा 2.05, सिर्फ 2.05 जो आपकी कंस्ट्रक्शन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो 28.11% में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.36% जो से वो कंट्रीब्यूशन कर रही हैं इस फिगर में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर जो पाकिस्तान का है वो कितना पीछे है। ठीक है, और आप लोग कितने पीछे इस टाइम स्टैंड कर रहे हो। आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे स्टार्ट लेना चाहिए था चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझकर स्टार्ट लिया स्टैटिस्टिक्स से। पहले फैक्ट्स फिगर्स आप लोगों के सामने मैं रखना चाहती थी कि एक्चुअली में हमारे मुल्क का हाल क्या है, इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ पे इस टाइम खड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट। मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्री इज मेड अप ऑफ टेक्सटाइल यूनिट्स। ठीक है, विद टेक्सटाइल कंट्रीब्यूटिंग 15.4 बिलियन टू एक्सपोर्ट। ठीक है, मेकिंग अ 56% टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो हमारी एक्सपोर्ट में टोटल 15.4 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। ठीक है, मतलब कि आप समझो कि जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है ना, उसमें जो आपकी इंडस्ट्रीज है ना वो 56% अपना हिस्सा दे रही हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इंडस्ट्रियल 19 अब मैंने ईयर के हिसाब से आपके सामने लिख दिया कि 2022 में 19% इंडस्ट्रीज़ ने कंट्रीब्यूशन शो किया, 2021 में 18.9% शो किया। ठीक है, 18.5 2020 में नज़र आया इंडस्ट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन आपके जीडीपी में। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए यहाँ तक तो थोड़ी स्टैटिस्टिक्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस की हैं। अब आगे जाने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। देखिए जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, जो आपकी इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं चीज़ें, ठीक है, वो दो चीज़ों पे, दो सब सेक्टर्स पे कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, किस पे कंसिस्ट करती हैं, दो सब सेक्टर्स पे कंसिस्ट करती हैं। अब वो दो सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखा हुआ है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मतलब दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है हर मुल्क में। एक होती है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एक होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग।
देखो मैंने बहुत बेसिक वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो होती है means making things in very small way, often by individuals or small businesses. It involves using basic machines, simple tools and a small number of workers। ठीक है, मतलब छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज लगी होती है ना, जैसे कि आप फर्ज करो कि आप चाह रहे हो कि आप ऐसे ड्रेस सेल करो जो कि हैंड एम्ब्रॉयडर्ड हो। ठीक है, आप छोटी सी अपने फर्ज करो कि आप अपने अपने घर के जो ड्राइंग रूम है उसको आपने अपनी एक शॉप बना लिया। ठीक है, वहां पे आपने अपने कोई 20-25 ड्रेस रख दिए, तो ये आपने क्या शुरू किया, आपने एक स्मॉल बेस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत कम वर्कर्स होते हैं, बहुत कम मशीनें यूज होती हैं, उसको कहते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इस टाइम स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं वो कंट्रीब्यूट करी है बहुत कम, स्मॉल पोर्शन, अबाउट 6% ऑफ द जीडीपी। पाकिस्तान की जीडीपी का सिर्फ 6% स्मॉल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो उनसे वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, देखो आप सबके पास 15,000, 10,000, 20,000 तो होंगे ना। ठीक है, तो वाई नॉट, इट्स पॉसिबल कि आप लोग अपनी छोटी छोटी कंपनीज खोलो, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खोलो। छोटी छोटी मतलब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो हर बंदा आज का कर सकता है। ठीक है, आपको अगर शौक है बुक्स मतलब सेल करने का, ठीक है, तो बुक सेल करना शुरू कर दो। आपको अगर शौक है कि आप हैंडमेड कार्ड्स बनाओ, ठीक है, तो छोटी सी आप इंडस्ट्रीज खोल सकते हो कार्ड्स की। ठीक है, 10-20 हज़ार में सब कुछ कर सकते हो आप। तो देखो, अगर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, पाकिस्तान की जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, तो ऑटोमेटिकली छोटे स्केल से जो मुल्क है वो आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाएगा। ठीक है, अब मैंने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी, ज्वेलरी, सिरेमिक्स, वुड वर्क, लेदर गुड, स्पोर्ट्स गुड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये थे जी कुछ एग्जांपल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। और अम, मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ चुकी है क्योंकि मैंने बहुत बेसिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया ये। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? ठीक है, देखिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग थिंग्स ऑन बिग स्केल। ठीक है, ऑन बिग स्केल, वो क्या था, स्मॉल स्केल पे, ओफन बाय लार्ज कंपनीज विद अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। इसके लिए आपको बहुत सा पैसा चाहिए होता है। दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड अ लॉट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अच्छा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कवर्स द एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1934। ये जो मतलब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये बेसिकली एक एक्ट था जब पाकिस्तान नहीं बना था उससे पहले, जो ब्रिटिश थे, ठीक है, उन्होंने ये एक्ट बेसिकली दिया था। ठीक है, जिसके मुताबिक आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अपने मुल्क में कर सकते हो, मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज अपने मुल्क में लगा सकते हो जो मतलब कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करें। ठीक है, उसके बाद 2-3 एक्ट्स आए। ठीक है, और अब इस टाइम पाकिस्तान का जो एक्ट है वो मतलब डिफरेंट है। ठीक है, 1934 से। ठीक है, तो इस टाइम इजाज़त है कि आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाएगी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन पाकिस्तान। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आयरन आ जाएगा, स्टील इंडस्ट्री आ जाएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, लार्ज स्केल जैसे कि गाड़ियों की इंडस्ट्रीज आ जाएगा, बाइक्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सब आपके लार्ज स्केल में आ जाएगी। Large scale manufacturing growth during July-March 2022 increased by 10.4% as compared to 4.2% ग्रोथ इन दी सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, देखो 2022 में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ी है कितनी, मतलब 10.4% उनमें इंक्रीज आया है। ठीक है, जबकि 2021 में सिर्फ 4.2% ग्रोथ उन्होंने शो की थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एस्टिमेटेड लॉसेस ड्यू टू इनसफिशिएंसी। ठीक है, देखो रिसोर्सेज ना होने की वजह से अ, एक जो लॉस पाकिस्तान को फेस करना पड़ा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज की वजह से, ड्यू टू इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, पाकिस्तान एस्टिमेटेड टू लॉस अबाउट 5 to 6% ऑफ इट्स जीडीपी। ठीक है, जो तकरीबन बनता है $6 बिलियन। ठीक है, तो अगर आप इंडस्ट्रीज लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होगी तो इंडस्ट्रीज लगेंगी, और ये जो $6 बिलियन का फजूल में लॉस हो रहा है ये नहीं फेस करना पड़ेगा। तो ये 2-3 स्लाइड्स मैंने रखी थी ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। अब ज़रा हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। ठीक है, देखिए पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, इसको मैंने 2 वीडियोस में कवर करना है, और हो सका तो शायद मैं इसको 3 वीडियोस में भी लेके चलूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हर टॉपिक में हर एस्पेक्ट से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, कहीं कोई कमी ना रह जाए। अच्छा, हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई 1947
टू 1958, ये वो टाइम था जब इसको नाम दिया जाता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दिया जाता है इस ईरा को। एक्चुअली में इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था, फ्रॉम 1947 टू 1958, ये मैं जो वर्ड्स पढ़ने लगी हूँ ये बहुत ही वर्ड, इसको ध्यान से सुनना है। पाकिस्तान परसुएड अ स्ट्रेटजी known as import substituting industrialization, ISI, ठीक है, ISI, import substituting industrialization, ISI, ठीक है। 1947 से 1958 तक पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, इस स्ट्रेटजी का नाम है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक। इस के मुताबिक एज अ सेंट्रल कंपोनेंट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है, ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझा गया पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी का। ISS स्ट्रेटजी का जो एम था वो ये था कि टू रिड्यूस कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज दैट कैन प्रोड्यूस दीज गुड्स लोकली। मतलब मकसद ये था कि मुल्क में जो चीज़ें इंपोर्ट होकर आती हैं उन पे डिपेंड करने के बजाय जो पाकिस्तान है उस वो अपने मुल्क में अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाए, ठीक है, और अपने मुल्क से वो चीज़ें खरीदे रादर देन जिसके आप किसी दूसरे मुल्क से वो चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है। द गोल ऑफ ISI वॉज टू प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, ताकि कंजर्विंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, ठीक है। डेफिनेटली आपके मुल्क में इंडस्ट्रीज लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो सी हैं वो बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टिमुलेट होगी, वो मतलब कि बढ़ेगी, ठीक है। ये इस टेन्योर की बात थी। अच्छा, अब इस स्ट्रेटजी में क्या क्या फोकस किया गया, फोकस ऑन की इंडस्ट्रीज, कुछ सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था। कौन कौन सी, टेक्सटाइल, सीमेंट, शुगर, स्टील, केमिकल्स, ठीक है, ये जो इंडस्ट्रीज थी ये ज़रूरी थी कि मतलब ये बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं ना, ठीक है, ताकि मतलब जो एक मुल्क की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो मुल्क ही पैदा करे, बजाय कि हम किसी दूसरे से हम अपनी बेसिक नीड्स मांग रहे हों, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें बहुत ज़्यादा थी। गवर्नमेंट ने एक बहुत सेंट्रल रोल प्ले किया इन प्लानिंग इन एग्जीक्यूटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ प्रोवाइड की, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए, लोन्स प्रोवाइड किए, ठीक है, ताकि जो ये जो टारगेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं इनको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो स्ट्रेटजी थी ये उस तरह इसका नतीजा नहीं निकल सका जिस तरह निकलना चाहिए था, तो लिमिटेड सक्सेस इसमें हासिल हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 1958-1968 की। ये वो इरा है जब अयूब खान डेवलपमेंट डिकेड इसको कहा जाता है, अयूब खान डेवलपमेंट डिकेड। 1958 से 68 का जो टाइम था इसको अयूब खान डेवलपमेंट डिकेड कहा जाता है क्योंकि उस वक्त अयूब खान की हुकूमत थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया इंडस्ट्रीज में आके, अच्छा जी, इन्होंने ये बेसिकली इसको अयूब खान डेवलपमेंट इरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स किए, ठीक है, और इनका एम था कि वो मॉडर्नाइज करें डेवलपिंग स्टेट को, ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान को। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर मैं इनके इरा में बात करूँ तो द पीरियड सो सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, इस पीरियड में पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ आई थी, ठीक है, जैसे कि टेक्सटाइल में, सीमेंट में, केमिकल में, स्टील में, ठीक है, एक सब्सटेंशियल किस्म की एक्सपेंशन इन कंपनीज में, सॉरी इन इंडस्ट्रीज में देखी गई थी। गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इसके अलावा सब्सिडीज़ प्रोवाइड की थी, ठीक है, टैक्स ब्रेक्स किए थे, दैट्स वाई जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था इनके इरा में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1972 से 77 तक, ठीक है, ये वो टाइम था जब भुट्टो का दौर था, और इस इरा को भुट्टो नेशनलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नेशनलाइजेशन की एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी, ठीक है। अब इस पॉलिसी का क्या मतलब था ये भी ज़रा ध्यान सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। One of the key policy initiative during the time was the nationalization of various industries and sectors, ठीक है। इन्होंने जो बहुत सी जो इंडस्ट्रीज थी जो प्राइवेट थी इन्होंने उनको नेशनलाइज कर दिया। अच्छा, अब नेशनलाइजेशन का मेन गोल क्या था, गोल उनका ये था कि भाई जो इनकम डिस्पैरिटीज मुल्क में फेस करनी पड़ी है उनको कम किया जाएगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा और जो दौलत है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें
कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने नेशनलाइज किया था? स्टील मिल को, सीमेंट को, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, ऑयल एंड गैस को। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, जो गवर्नमेंट के अंडर चली गई ना जो इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो लोग काम करेंगे ना, उनको पता है कि भाई हमारी हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। ठीक है, हमने काम करना है गवर्नमेंट के अंडर, हमें हर हाल में पैसे मिलने ही मिलने हैं, हम यहाँ से किसी ने निकालना नहीं है, हम काम करें ना करें हमारी मर्जी, एंड दैट्स इट। ठीक है, लेकिन जब एक इंडस्ट्री कोई बंदा लगाएगा, वो उसका ओनर होगा, उसको पता होगा भाई मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने लोगों से काम लेना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये फ़र्क उस वक़्त आया था। तो ये जो पॉलिसी थी भुट्टो की, ये भी बहुत बुरी तरह फेल हो गई थी उस टाइम पर। अच्छा, एक और पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर देते हो ना, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है ना, उनका डायरेक्ट रोल आ जाता है किसमें? इकोनॉमिक प्लानिंग में एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल उनका बढ़ जाता है। फिर हम ये जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी, इसने एज सच इतना अच्छा वर्क नहीं किया। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जी 1977 से 1988 तक की बात करते हैं। ये ज़िया रजीम थी और इसमें क्या हुआ था जी? डी नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, भुट्टो के दौर में जो इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर दी गई थी, उनको डी नेशनलाइज कर दिया गया। इंक्रीज रोल फॉर प्राइवेट सेक्टर, डेफिनेटली उनको प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया, मतलब कि प्राइवेटाइज कर दिया गया उनको। ठीक है, जब प्राइवेटाइज किया, ठीक है, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन उतना फीडबैक नहीं मिल रहा था जितना एक मुल्क को डिवेल्प्ड स्टेट होने तक लगता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद टाइम आता है 1988 1990s। ठीक है, इसको इस टेन्योर में नाम इसको दिया गया वाशिंगटन कंसेंसस का। अब वाशिंगटन कंसेंसस बेसिकली क्या था? ठीक है, ये मैं आप लोगों के सामने पढ़ने लगी, तो ध्यान से सुने। वाशिंगटन कंसेंसस रेफर्स टू सेट ऑफ इकोनॉमिक आइडियाज एंड पॉलिसीज दैट वर पॉपुलराइज्ड इन 1980s एंड 1990। ठीक है, ये वाशिंगटन कंसेंसस का जो आइडिया था, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा इस टाइम पे। 1988 से 1990 तक बहुत ज़्यादा फेमस रहा। ठीक है, अच्छा इसको वाशिंगटन कंसेंसस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत से इनके जो आइडियाज़ थे, ठीक है, उनको प्रमोट किया बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा ने। इन्होंने किस तरह के आइडियाज़ दिए? इन्होंने आइडियाज़ दिए भाई फ्री मार्केट्स के, मतलब कि दुनिया में जो स्टेट्स हैं वो किसी भी मुल्क में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती हैं। ठीक है, फ्री मार्केट की एक्सेस का इन्होंने आइडिया दिया। लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन का इन्होंने आइडिया। इन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट क्यों इंडस्ट्रीज में इतना घुस रही है? ठीक है, गवर्नमेंट मुल्क चलाए आराम से, ठीक है, और लोगों को काम करने दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इन्होंने कम किया। प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करो, ताकि हर बंदा जिसका दिल कर रहा है कि वो इंडस्ट्री का मालिक बने, वो अपनी इंडस्ट्रीज खोले, काम करे, आउटकम्स दे, ठीक है, और आगे बढ़े। ठीक है, इसके अलावा अच्छा इसके अलावा है जी ट्रेड ओपननेस। ठीक है, इन्होंने एक आइडिया दिया ट्रेड ओपननेस, मतलब कि ट्रेड को बढ़ाया जाए। ट्रेड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सपेंड करेगी। ठीक है, डी रेगुलेशन का इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, लिबरलाइजेशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। एफडीआई फ्लो इनफ्लोज का, एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, कि वो मतलब कि मुख्तलिफ स्टेट्स में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेगी। इसके अलावा विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज, ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है तो उनको सब्सिडीज दी जाए। ठीक है, अगर कोई बंदा ट्रेड करना चाहता है तो उनको सब्सिडीज दी जाए, इनिशिएटिव्स इंसेंटिव्स दिए जाएँ। ठीक है, तो इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए थे और यही कॉन्सेप्ट उनसे ये आज भी चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? वाशिंगटन कंसेंसस का नाम दिया गया। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, ठीक है, जो मैंने 1947 से स्टार्ट की, डिफरेंट डिफरेंट इराज को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को। So, if you have any question, do write your questions in the comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज।